और मार्केट में थोड़ी-सी रैली नज़र आई है लास्ट 4-5 डेज़ में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन्स आते हैं विवेक भाई, ये रिलीफ रैली है या फँसा देने वाली रैली है या ये डेड कैट बाउंस बैक है? मीन्स इसको क्या कहा जाए? यहाँ से आगे मार्केट कैसी नज़र आती है? तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि क्या अभी ये जो रैली आई है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को फँसाने के लिए आई है? क्या यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स फँस जाएँगे, थोड़ा-सा ऊपर जाकर वापस से मार्केट नीचे आ गई तो? देखो, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि $2800 पर कैपिटा इनकम है इंडिया की। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और यहाँ से $10,000 पर कैपिटा इनकम जानी ही है। जिस तरीके से इंडिया में राइज़िंग पॉपुलेशन है और जो वर्किंग क्लास यहाँ पर बढ़ रही है, साथ में पहले सिर्फ़ मेल पार्टिसिपेशन था एम्प्लॉयमेंट में, सिर्फ़ आदमी लोग काम करते थे, लेकिन अभी फीमेल पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो वर्क फ़ोर्स है इंडिया की, वो मैं कहता हूँ फीमेल पार्टिसिपेशन से अगर डबल भी नहीं होगी तो 1.5 टाइम्स तो हो ही जाएगी, जिसकी वज़ह से इंडियन जीडीपी को बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रोथ लगातार बना रहेगा। और हम देख भी सकते हैं किस तरीके से ज़्यादा महँगी गाड़ियाँ बिक रही हैं, ज़्यादा महँगे घर बिक रहे हैं। और फिर यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि विवेक भाई, सबके साथ ऐसा नहीं है, बहुत लोगों की यहाँ पर जॉब नहीं बढ़ रही है। तो वहाँ इंडिविजुअली हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि मैं अपने यहाँ पर टैलेंट को बढ़ाऊँ और उसके बल पर मैं ज़्यादा बिज़नेस में कमाऊँ या अपनी सर्विसेज़ की जो सैलरी है उसको इंक्रीज़ करा पाऊँ। तो अपने ऊपर भी ज़िम्मेदारी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से पर कैपिटा इनकम $2800 से 14,000 13,000 होती हुई नज़र आती है, जो आज की डेट में चाइना की है। हम चाइना से आप मानकर चलो 15 इयर्स पहले हैं। अब से 15 इयर्स पहले 2008 की अगर हम बात करें, जो इकोनॉमिक सिचुएशन अभी इंडिया की है, चाइना की 2008 में सेम थी, 2009 में सेम थी। तो 15-16 इयर्स पहले चाइना एग्ज़ैक्टली सेम साइज़ का था हर तरीके से जो इंडिया अभी है। तो हम 15-16 इयर्स पीछे हैं। और जो कुछ चाइना ने लास्ट 15-16 इयर्स में किया है, इंडिया इज़ आल्सो डूइंग द सेम थिंग। वही सारी चीज़ें लेकर चल रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे यहाँ पर डेटा सेंटर्स जैसी बातें हों, मीन्स टेक्नोलॉजी का इवॉल्व होना हो, या बाकी सारी चीज़ें भी, चाहे वो फ़ॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी बातें हम करें। तो देखो, 2 कुछ थोड़ा बहुत डिफ़रेंस ज़रूर होगा कि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के फ़ायदे भी हैं, तो कुछ नुकसान भी हैं। वो सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन स्टिल वी विल कीप ऑन ग्रोइंग। तो जब इंडिया लगातार यहाँ पर ग्रो करती रहेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी सेंसेक्स वापस से जिस लेवल को लास्ट टाइम अचीव किया था, वो लेवल ना आए, या निफ्टी ने जो लेवल्स अचीव किए थे, वो कभी ना आए, ऐसा तो होगा नहीं। निफ्टी विल मूव अप। अब बात ये आती है कि निफ्टी यहाँ से अगले 2-3 महीने में क्या नज़र आती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम एक बार यहाँ से निफ्टी की रैली की बात करने लगें, तो निफ्टी पिछले लास्ट 15 डेज़ में ऑलमोस्ट 6%, 6.25% के आसपास की रैली दिखाई है। और अगर हम लास्ट 5 डेज़ की बात करने लगें, तो लास्ट 5 डेज़ में 4 एंड हाफ परसेंट की यहाँ पर रैली आई है। लास्ट 5 डेज़ में लगातार निफ्टी ने यहाँ पर बढ़त दिखाई है। अब पॉइंट ये आता है कि ये क्या रैली चलती रहेगी, क्या नज़र आता है? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पर डाउन साइड आनी शुरू हुई थी, वो डाउन साइड का यहाँ पर रीज़न क्या था? जो सितंबर लास्ट ईयर से जो डाउन साइड आनी शुरू हुई थी। यहाँ पर इन रीज़न्स को समझाने के लिए मैं अलग से पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लास्ट 3, 4, 5, 6 वीडियोज़ में देखोगे, तो उसमें एक वीडियो है मेन रीज़न्स ऑफ मार्केट फॉल। तो उसको देखकर आप समझ पाओगे मेन रीज़न्स क्या थे। यहाँ कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी का कम होना, लोगों के पास सेविंग्स का कम होना, इन्फ्लेशन का बढ़ा रहना और इंटरेस्ट रेट का बढ़ा रहना, मेन रीज़न्स हमारे ये थे। अब अगर मार्केट को यहाँ से नए लाइफ टाइम हाई बनाने हैं, तो जो ये रीज़न्स थे, ये रीज़न्स एलिमिनेट होने चाहिए। अगर ये रीज़न्स एलिमिनेट नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, तो निफ्टी तब तक लाइफ टाइम हाई नहीं बना पाएगी जब तक ये रीज़न यहाँ पर बने रहेंगे। जैसे ये रीज़न्स यहाँ से हट जाएँगे, निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि निफ्टी के लाइफ टाइम हाई से ऊपर जाने के लिए यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं निफ्टी 50 की, उनकी रेवेन्यू में और उनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आना ज़रूरी है। जब वहाँ पर ग्रोथ आएगी, नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, तो स्टॉक्स के प्राइसेस भी बढ़ने थोड़े से मुश्किल होते हैं, और वो एक लिमिट तक ही बढ़ पाते हैं। उसके बाद उसको स्टॉक प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट चाहिए कंपनीज का। तो जो रीज़न्स थे, ये रीज़न्स कम होंगे, इस चीज़ के इंडिकेशंस आने शुरू हुए हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ है, अभी फिर से एक मीटिंग होगी, तब भी इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है। थोड़ा-सा इनकम टैक्स रेट्स कम हुए,
यहाँ पर ये 2-3 मेन रीज़न्स रहे। लेकिन अभी ये सिर्फ़ इंडिकेशंस हैं, यहाँ से स्टेप्स लेने शुरू हुए हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेप्स लेने के बाद में कंपनीज़ के प्रॉफ़िट बढ़ गए हों, यहाँ पर लोगों की सैलरीज़ बढ़ गई हों या फिर ईएमआई कम हो गई हो या फिर इंटरेस्ट रेट कम हो गए हों, यहाँ पर कंज़म्पशन बढ़ गई हो। ये सब अभी हुआ नहीं है, इसके ऊपर कदम उठाने शुरू हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले वेट होगा जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएँगे, जो ईयर एंड रिजल्ट्स भी होंगे, उन रिजल्ट्स का। उन रिजल्ट्स में अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आई, जैसे एफएमसीजी कंपनीज़ है या फिर मेटल सेक्टर है या फिर हाउसिंग सेक्टर है या फिर एनबीएफसीज़ हैं, बैंकिंग है। यहाँ पर अगर इनमें बढ़त नज़र आई या फिर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं या फिर ऑटो की सेल्स है वापस से, ये अगर बढ़ते हुए नज़र आते हैं, यहाँ नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आता है, देन निफ्टी यहाँ पर नया हाई बनाएगी और स्टॉक्स भी नया हाई बनाएँगे फिर इवेंचुअली उसको फ़ॉलो करते हुए। लेकिन ये टाइम आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि जब कुछ रीज़न्स क्रिएट हो जाते हैं ना, फंडामेंटल रीज़न्स क्रिएट हो जाते हैं, कंपनीज़ के प्रॉफिटेबिलिटी के डाउन होने के और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो 2 क्वार्टर आसानी से निकलते हैं। यहाँ ये चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि पहले मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखा जाए, जो मई मिड तक आएँगे, अप्रैल तो पूरा निकल ही जाता है। और उसके बाद हो सकता है कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे आ जाएँ और कुछ के अच्छे नहीं आएँ, तब तक उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए। और कुछ बची हुई कंपनीज़ के रिजल्ट्स यहाँ पर जून क्वार्टर के अच्छे आने शुरू हों। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से जो रैली है निफ्टी में वो बहुत ज़्यादा एकदम से ये तेज़ी बिल्कुल ऐसी बनी नहीं रहेगी। यहाँ पर जो रेसिस्टेंसेस हैं, सबसे पहला रेसिस्टेंस आता है हमारा 23,800 का। उसके बाद सेकंड रेसिस्टेंस हमारा आता है 24,200 का। फिर उसके बाद में मेजर रेसिस्टेंस आता है 24,770 का। अब यहाँ से जो रेसिस्टेंस हैं, इन रेसिस्टेंस में अगर हम देखें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची। जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2% दूर है। सेकंड रेसिस्टेंस यहाँ से 4% दूर है एंड थर्ड रेसिस्टेंस यहाँ से 6% दूर है। तो मैक्स अगर यहाँ पर इसने फर्स्ट रेसिस्टेंस को जो हमारा ये फर्स्ट रेसिस्टेंस है 23,800 वाला, अगर इस रेसिस्टेंस फर्स्ट रेसिस्टेंस को इसने यहाँ पर निग्लेक्ट भी किया, तो सेकंड तक पहुँचेगी जो 4% है हमारा ये वाला लेवल। और अगर इसको भी इसने नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि सीधे यहाँ पर पहुँची, उसके बाद में यहाँ नहीं रुकी और वापस नहीं आई और सीधे ही यहाँ पर चली गई सेकंड वाले पर, तो हो सकता है सेकंड से नीचे घूमे और अगर सीधा इसको भी नेग्लेक्ट करके सीधे ही थर्ड पर पहुंच गए तो भी मैक्सिमम अपसाइड यहां से 6% की है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस रेसिस्टेंस को भी निगलेक्ट कर दे बिल्कुल पूरी तरीके से, सेकंड पर भी जाकर ना रुके और जो ये थर्ड वाला है यहाँ पर भी जाकर ना रुके और सीधा यहाँ से निफ्टी भागते हुए जो टॉप बना था, लाइफ टाइम हाई था, सीधा यहाँ से 1 महीने में ऐसे चला जाए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता और ना पास्ट में हुआ है और ना ही ऐसे कोई रीज़न नज़र आते हैं। हाँ, ऐसा तब तो कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर यही कह दे कि अब से एक काम करेंगे, जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है वो फ्लैट 20% हो जाएगा, जो जीएसटी रेट है वो फ्लैट 8% हो जाएगा और जो अपना कॉर्पोरेट वाला इनकम टैक्स है वो भी 20% हो जाएगा और ये फ्लैट हो जाएगा और जिसकी जितनी इनकम है बस उसके ऊपर टैक्स दे दो और यहाँ पर बाकी ना कुछ आपके जो रिबेट्स होंगे वो होंगे और ना ही बाकी ना टीडीएस कटेगा ना कुछ। टीडीएस भी हमने किसी के ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी, जिसका टैक्स बनता है वो टीडीएस कटवाएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अगर इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाए, इस तरह का कुछ सरप्राइज़ मिल जाए तो हो सकता है कि एकदम से सीधी रैली आ जाए और बहुत आगे निकल जाए क्योंकि वो एक फंडामेंटल सरप्राइज़ पॉज़िटिव वे में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सरप्राइज़ कुछ नहीं होता है जो फंडामेंटली पॉज़िटिव हो, तो जो फंडामेंटल्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, जो एक्जिस्टेंस में हैं, उन्हीं फंडामेंटल्स के बेस पर मार्केट यहाँ से चलेगी। वो फंडामेंटल्स क्या थे? फंडामेंटल्स थे यहाँ पर इकोनॉमी का डाउन आना। इकोनॉमी का डाउन आने का मतलब यहाँ पर नेगेटिव आना नहीं है, पर जो ग्रोथ की स्पीड है, उस स्पीड का कम हो जाना। पहले इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो कर रही थी 7-8% से, अभी वो ग्रो कर रही है 5.5-6%, 6.5% से 7% से। तो ये जो 2% की कटौती आई है जीडीपी ग्रोथ में परसेंटेज रेट में, ये एक मेन रीज़न है। अब जब तक ये ठीक नहीं होगा, तब तक एकदम से खड़ी तेज़ी नहीं आ सकती। लेकिन तेज़ी आएगी क्योंकि सारी ही कंपनीज़ के अगर रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएँगे, लेकिन कुछ के तो आएँगे, उनसे सपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है, जो मुझे समझ में आता है, जितनी मेरी समझ है मार्केट को लेकर एंड ओवरऑल मार्केट को लेकर, आपने पहले भी ओवरऑल मार्केट को लेकर काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं। तो यहाँ फर्स्ट रेजिस्टेंस पहले यहाँ पर मार्केट रुकती हुई नज़र आती है।
यहाँ हो सकता है कि थोड़ा-सा इस तरीके से बने, थोड़ा-सा नीचे आए और फिर जो सेकंड रेजिस्टेंस है, ये शायद नेग्लेक्ट हो जाए, मे बी, बट जो थर्ड रेजिस्टेंस है, ये टूटता हुआ नज़र नहीं आता। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, या तो कप विद हैंडल पैटर्न ये वाला बनेगा, या फिर कप विद हैंडल पैटर्न हमारा सीधा ये वाला ऐसे होकर बनेगा जो सेकंड रेजिस्टेंस है, या ये थर्ड रेजिस्टेंस वाला बनेगा और हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल बने। अब ये भी बात आ सकती है कि विवेक भाई आप तो ये कह रहे हो कि या तो ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा, तो इनमें से कुछ तो बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि सीधा भाग जाएगा। बस जो आपकी ये समझ है ना कि ऐसा नहीं है सीधा भाग जाएगा, मैं उसी समझ को यहाँ पर अपनी समझ के साथ जोड़ के आपको बता रहा हूँ कि यस यू आर राइट। ऐसा ही है कि या तो पहले पर रुकेगा या दूसरे पर रुकेगा या तीसरे पर रुकेगा। यहाँ से अंधी तेजी नहीं आएगी, और क्योंकि यहाँ से अंधी तेजी नहीं आएगी, तो जो अभी स्टॉक रनअवे हो रहे हैं ना, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इनको ऐसा मत करो कि एक पतंग उड़ी जा रही है ऊपर को, कट गई है और ऊपर ही ऊपर जा रही है, उसको पकड़ने के चक्कर में आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप लगा दो और सीधे नीचे धड़ाम से गिरो। केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर कुछ स्टॉक्स लगातार ऊपर चल रहे हैं ना, तो यहाँ से आगे कंसोलिडेशन का माहौल रहने वाला है। यहाँ से आगे एकदम से तेज़ी नहीं आने वाली है जब तक ये फंडामेंटल जो चेंजेज़ होने हैं, जिनको लेकर एक्शंस लिए जा रहे हैं, उनका रिज़ल्ट ना दिख जाए। और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में यही चीज़ बताई थी कि जून तक आप मानकर चलो, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी। यहाँ से तेज़ी, कंसोलिडेशन और तेज़ी और कंसोलिडेशन, लेकिन ओवरऑल सेम रेंज के आसपास रहेगी। और यहाँ बॉटम बनता हुआ नज़र आया है, उस चीज़ को लेकर अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि जब 50 डे मूविंग एवरेज 300 एंड 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ को क्रॉस कर दे, तो उसके बाद में यहाँ पर बॉटम बनता हुआ नज़र आता है। और वही चीज़ यहाँ पर हुई भी, और वो वीडियो हमने 17 मार्च को बनाई थी। तो 17 मार्च के बाद 4 दिन से लगातार मार्केट ऊपर गई है, और ऊपर भी यहाँ पर मतलब ठीक-ठाक ऊपर गई है। एक सभी के पोर्टफोलियो में अच्छी खासी यहाँ से एक रैली सी नज़र आई है। 3.7% ज़रूर मार्केट ऊपर गई है, लेकिन पोर्टफोलियो 6-7% तक यहाँ पर नेगेटिव को उसने कम किया है। नाउ पॉइंट ये आता है कि अब ऐसे में क्या किया जाए? देखो, एक बार हम पीछे का भी यहाँ से पास समझते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन 2022 में आई थी, तब क्या हुआ था? यहाँ पर 2022 की अगर हम सिचुएशन समझें, तो वहाँ पर भी 3 लेग में मार्केट गिरी थी। दिस वाज़ द फर्स्ट, फिर उसके बाद रिकवरी, फिर सेकंड, उसके बाद रिकवरी, एंड फिर थर्ड, उसके बाद फिर फाइनल रिकवरी। तो जो फर्स्ट था, फर्स्ट सपोर्ट को जब तोड़ा गया, तो सेकंड सपोर्ट माना गया, और जब सेकंड सपोर्ट को तोड़ा गया, तो ये हमारी थर्ड लेग मानी गई। सेम अभी भी ऐसे ही हुआ है, और जनरली 3 बार में ही मार्केट इस तरह से, जब बहुत बड़ा पैनिक वाला सिचुएशन नहीं होता, तो गिरती है। फर्स्ट, फिर उसके बाद में रिकवरी, फिर सेकंड, उसके बाद में रिकवरी, एंड थर्ड। तो यहाँ पर सेकंड रिकवरी, सेकंड स्टेज कब मानी जाएगी? जब फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस टूट जाए, और थर्ड वाला तब माना जाएगा जब सेकंड वाला जो सपोर्ट है टूट जाए। तो फर्स्ट सपोर्ट टूट गया तो सेकंड लेग मानी गई, और सेकंड सपोर्ट टूट गई तो थर्ड लेग मानी गई। तो ये हमारी फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है, और ये थर्ड लेग ऑफ फॉल था। सेम इसी तरीके से पास्ट में भी होता है। अब आप ये देखो कि जब यहाँ से रैली आई, तो थोड़ी सी रैली के बाद में ऐसा लगता है कि अब यहाँ से भाग जाएगी। तो अगर सपोज अभी हमने 6% की रैली देखी है, तब हमने सपोज ये एक बार को 10% की रैली मान लेते हैं, 11% की, 10% की रैली मान लेते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर 10% रैली? क्योंकि 10% रैली में क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम बॉटम जो अभी बना है, वहां से 10% की रैली मान लें, तो भी वो सेकंड या थर्ड रेसिस्टेंस तक ही पहुंचता है। आप ये देखो, सेकंड रेसिस्टेंस तक ही पहुंचता है, उससे ऊपर नहीं जाता अगर हम 10% की रैली एक बार मानने लगे। तो मैं आपको वापस से पीछे लेकर जाऊंगा, समझाऊंगा। 10% रिकवरी के बाद रेसिस्टेंस आया, उससे पहले भी यहाँ पर सेम ही चीज, 10% के बाद रेसिस्टेंस नहीं आया, थोड़ी सी और रैली आई, क्योंकि जो फर्स्ट रेसिस्टेंस था वो काफी ऊपर था। यहाँ अगर आप देखोगे, जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है, क्योंकि जो थर्ड लेग है, वो थर्ड लेग ये वाली है, और ये थर्ड लेग का जो टॉप है वो 18,000 है। अभी थर्ड लेग का टॉप क्या है? जो थर्ड लेग है, थर्ड लेग का टॉप हमारा एग्जैक्टली ये 23,800 है। तो रेसिस्टेंस यहीं के आसपास आना चाहिए, सेकंड और थर्ड लेग के बीच में, यहीं इसी के आसपास। उसके बाद में क्या हुआ? उस रेसिस्टेंस के बाद मार्केट वापस से नीचे आई। आप ध्यान से समझना, यहाँ पर फर्स्ट रेसिस्टेंस जो थर्ड लेग था, जो रेसिस्टेंस था, यहाँ पर 2 बार इसने फिर से रेसिस्टेंस लिया, ये वाला, फिर उसके बाद में नीचे आया, फिर ऊपर गया, और जो टॉप वाला रेसिस्टेंस था वहां पर पहुंचा। लेकिन ऐसा नहीं है वहां से भी सीधी सीधी ऊपर चली गई, उसके बाद में फिर से नीचे आया, और कहां तक नीचे आया? वहीं तक जो सिर्फ 10% तक था। आप ध्यान से समझना, मैं वापस से सारी ड्राइंग यहां से हटा रहा हूं और आपको वापस से बताता हूं।
दिस इज द फर्स्ट फॉल यहाँ पर, दिस वाज द फर्स्ट फॉल, रिकवरी, सेकंड फॉल, रिकवरी, थर्ड फॉल। थर्ड फॉल के बाद में 10% का यहाँ से अप मूव, अप मूव कहाँ तक, बेसिकली हम 10% का अप मूव मानते हैं। तो एक तो 10% का अप मूव हो गया, दूसरा अप मूव हमारा हो गया जो रेसिस्टेंस है वहां तक, रेसिस्टेंस तक पहुंचा, वापस से 10% अप मूव जहां तक था वहां तक वापस से स्टॉक प्राइस आए। ये हमारा वापस से स्टॉक प्राइस गिरकर नीचे फिर से आ गए। फिर उसके बाद में जो सबसे पहले वाला रेसिस्टेंस था वहां तक पहुंची मार्केट, लेकिन फिर से गिर तक कहां तक आए, जो हमारा ये 10% वाला अप मूव था सेम वहीं तक। और इसमें कितना टाइम लगा, अब आप ध्यान से समझना। 10% अप मूव कहां आ गया था, मैं एक बार यहां से ये बाइंग एंड सेलिंग और एम में एक बार हटा देता हूं और वॉल्यूम हटा देता हूं, आपको और क्लियरिटी के साथ नजर आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट अपमूव आया 10% का, और ये अपमूव कब आ गया था, 29 जुलाई को। उसके बाद में रैली आई, रेसिस्टेंस तक पहुंचे, पैटर्न्स बने, लेकिन सेम लेवल तक कब तक वापस से देखा गया, सेम लेवल पर मार्केट को देखा गया 20 मार्च तक। ये कितने दिन बीते यहां से, ये एक अच्छा खासा टाइम है, दिस इज नॉट ए स्मॉल टाइम, 239 डेज। यहां से आप मान के चलो 8 मंथ्स निकल गए इस ऊपर नीचे होने में, एंड उसके बाद एक फाइनल रैली आई। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन दिस टाइम ऑल्सो, क्योंकि इतना टाइम लगेगा यहां पर जो एक्शंस लिए गए हैं उन एक्शंस का इंपैक्ट लोगों की सेविंग में आने में, ईएमआई कम होने में, और कंपनीज के नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ने में, और उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहां पर बूस्ट करने में या फिर उनको पुश करने में ये टाइम लगेगा। तो यहां से रेसिस्टेंस कहां नजर आता है, रेसिस्टेंस नजर आता है, सबसे पहले मैं एक बार आपको ये डाउनफॉल की लेग दिखा देता हूं जो डाउ थ्योरी के बेस पर होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यहां पर जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है, फर्स्ट रेसिस्टेंस इज जो हमारी थर्ड लेग वाला रेसिस्टेंस है, फिर सेकंड लेग वाला रेसिस्टेंस है, और फिर थर्ड वाला रेसिस्टेंस है। यहां से 10% का अपमूव नजर आता है जो हमारे सेकंड और फर्स्ट रेसिस्टेंस के बीच में कहीं जाके पहुंचता है। अब आप ये चीज ध्यान से समझना कि जो ये 10% है इसके बाद में रैली तो आएगी, यहाँ से एक बार को रेसिस्टेंस भी आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद प्राइसेस नीचे भी आएंगे, फिर ऊपर यहाँ तक भी जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ से सीधा रन अप करके ऊपर चला जाए, वापस से यहाँ भी आ सकता है, और इसी बीच में एक अच्छा खासा टाइम यहाँ से 6-7 मंथ्स का निकल सकता है। अब यहाँ से लेकर जो ये जिगजैग वाली रैली है ना, ये लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, खासतौर से उनको जो हाईली वैल्यूड स्टॉक्स लेकर बैठे हैं, जो 100 के पीई को कुछ नहीं समझते और 200 के पीई को कुछ नहीं समझते, और जिन हाई फ्लाइंग स्टॉक्स से मैंने पहले दूर रहने के लिए काफी बार कहा भी है। यहाँ उठेगा क्या? अब सब पॉइंट ये आता है कि इस बीच में रैली किस में आएगी। एक चीज ध्यान से समझना, जो ऑपरेटर्स होते हैं उन ऑपरेटर्स के पास कभी भी इतना पैसा नहीं होता कि वो सारे ही सेक्टर्स को और सारे ही स्टॉक्स को एक ही बार में लगातार ऊपर लेकर जा सकें। वे एक एक स्टॉक को पकड़ते हैं, उसको रैली दिलाते हैं, उसको टॉपर ले जाते हैं, वहां अपना माल निकालते हैं, उसको वहीं रोक कर रखते हैं, और उसके बाद में उसी पैसे से दूसरे स्टॉक्स या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को उठाते हैं, फिर उसको लेकर चलते हैं, फिर उसको लेकर चलते हैं, उसको निकालते हैं, फिर थर्ड को लेकर चलते हैं, फिर उसको लेकर चलते हैं, फिर फोर्थ को लेकर चलते हैं। ऑपरेटर के पास इतना पैसा नहीं है कि जो हमारी $4 ट्रिलियन की स्टॉक मार्केट है, $4 ट्रिलियन ऑपरेटर लेकर नहीं बैठे हैं, वो उसका 10% लेकर बैठे हैं, 10% उसका लेकर बैठे हैं मैक्सिमम। अब उसका जो मैक्सिमम 10% है, और 10% भी मैक्सिमम, मतलब मैंने बहुत बड़ी फिगर बोली है, ऑपरेटर के पास उससे 10% भी नहीं है बल्कि 5% ही है। अब उस 5% का वो यहाँ से गेम खेलना शुरू करते हैं, यानी कि $200 बिलियन के आसपास है। अब $200 बिलियन में जितना सब कुछ वो काम कर सकते हैं आपस में ग्रुपिंग करके बना के, वो एक एक स्टॉक्स को लेकर चलते हैं। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल सीधी अपकमिंग रैली आने वाली है, नो, इट इज नॉट गोइंग टू कम। यहाँ से वही स्टेप्स रहेंगे, और जो रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस, जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वो यहाँ से सिर्फ 4% अप है। तो यहाँ भागते हुए शेयर्स को पकड़ने की कोशिश नहीं करना, अपनी वेल बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज के बेस पर ही ट्रेड करना, क्योंकि जब आप स्ट्रेटजीज के बेस पर ट्रेड करोगे तब आप महंगा खरीदोगे ही नहीं। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटजीज वो हैं कि मोमेंटम ट्रेडिंग वाली हैं, तो फिर से स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजीज मोमेंटम के बदले आपके सेटअप के बेस पर हैं, और जो वैल्यू बाइंग करती हैं या नीचे आने पर बाइंग कराती हैं, या फिर जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स हैं उनके बेस पर बाइंग कराती हैं,
तो उनके बेस पर ट्रेडिंग करते रहो और मार्केट नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में रनअवे रैली नहीं देगी, जो फंडामेंटली यहाँ पर रीजंस नजर आते हैं और जो टेक्निकल रेसिस्टेंस के बेस पर भी रीजंस नजर आते हैं। तो ये हमें इस बात को बताकर चलती है कि ऐसा नहीं है कि 100% स्टॉक्स में यहाँ से बस सीधी रैली आती चली जाएगी और सारे ट्रेड्स के टारगेट सेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी टफ टाइम गया नहीं है, यहाँ से प्राइस बेस्ड करेक्शन हो चुकी है, बॉटम शायद बन चुका है प्राइस बेस्ड करेक्शन का कि प्राइस कितना नीचे आना था, लेकिन जो टाइम बेस्ड अभी करेक्शन है, जो टाइम यहीं पर बीतना है ऊपर नीचे जिगजैग वे में, अभी वो बचा हुआ है, उसको अनदेखा करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई, अगर एवरेज किया जाए तो किसे किया जाए, यहाँ पर अगर फ्रेश बाइंग की जाए तो क्या की जाए। तो उसके लिए मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर डिटेल में फिर से आपके साथ में सारी इन्फॉर्मेशन, सारा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूंगा। आप ग्रो करते रहो, समझदारी से ग्रो करो। मेरा मकसद यही है कि जो नॉलेज मुझे लास्ट 20 ईयर्स में मिली है, जो भी मैंने थाउजेंड्स के आसपास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ी हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी हैं, उन सब के निचोड़ को प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं और प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में और आज के एनवायरनमेंट में आपके साथ में शेयर कर सकूं कि देखो आज ऐसा हो रहा है, पास्ट में भी ऐसा हुआ था और एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि उससे पहले भी पास्ट में ऐसा हुआ था और उससे पहले भी पास्ट में ऐसा हुआ था और आज भी जो हुआ है उसके भी जो रीजंस हैं वो फंडामेंटली ये रीजंस हैं, उनमें ये करेक्शंस हुई हैं, उनमें करेक्टिव एक्शंस भी लिए गए हैं, लेकिन जब तक उसका इंपैक्ट नजर नहीं आएगा तब तक ये टाइम करेक्शन चलती रहेगी, ये टाइम पीरियड ऐसे ही बीतता रहेगा। समझदारी से काम लेने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट बिजनेस है, बिजनेस में जब मंदा आता है ना, तो मंदा 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए नहीं आता, वो मंदी 8 9 10 महीने के लिए 1 साल के लिए आती है। वो 1 साल का समय ऐसे ही बिताना पड़ता है, बस उस मंदे में थोड़ा बहुत करते रहो, क्योंकि जब तेजी आएगी तो सारा माल बिक जाएगा और सारे पैसे प्रॉफिट के साथ वापस से अपने अकाउंट में आएंगे और फिर से बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। कल फिर मिलेंगे, मीन्स जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।